तो मूवी की शुरुआत में हम एक रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं, या फिर ये कहें जो कि खुद को रिलीजियस माना करते थे, जिसके अंदर हम सी क्योंग नाम की एक जर्नलिस्ट को देख पाते हैं जो कि उस रिलीजियस ग्रुप को अनकवर करने आई थी। वो यहाँ पर अंडर कवर थी और वो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व करने आई हुई थी। वहाँ पर 5 और मेंबर्स होते हैं जो कि किसी फादर को उस रिलीजियस ग्रुप का गॉड मानते हैं और इन सभी को एक एक करके उनको अपना गिफ्ट देना होगा। और यहाँ पर एक लेडी भी है जिसे सभी लोग मदर बोलते हैं, वो उन्हें एक रूम के अंदर लेकर जाती है। खैर सी क्योंग का सीनियर हुआंग जो होता है वो उसे यहाँ पर लेकर आया था और उस रिलीजियस ग्रुप के अंदर सी क्योंग ने हुआंग के कहने पर एक एप्लीकेशन दी थी, बेसिकली उसे ज्वाइन करने के लिए। और बदले में उन्होंने सी क्योंग को एक नोट दिया था जिसके अंदर लिखा था, द वन हु हियर्स द विश विल गिव हिज हार्ट एंड टेक द फादर्स हैंड। सो इसका मतलब यही था कि जो उसकी इच्छा को सुनेगा, सेक्रीफाइस देगा, उन्हें अपना दिल देगा, यानी कि अपनी लॉयल्टी और एक सेक्रीफाइस चाहिए होगा, उसके बाद ही वो फादर का हाथ थाम पाएगा और उसी की इच्छा पूरी करी जाएगी। खैर यहाँ पर हुआंग सी क्योंग को $10,000 एज अ गिफ्ट देता है। बेसिकली वो पैसे ऑफर करना चाहती थी यहाँ पर फादर को, क्योंकि अभी तक हमें बाकियों के गिफ्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। खैर फिर अंदर हम पहले गिफ्ट को देख पाते हैं और इस गिफ्ट के पीछे की कहानी को भी दिखाया जाता है। असल में यहाँ पर जितने भी गिफ्ट होंगे उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है जो कि अंत में आकर आपस में कनेक्ट हो जाएगी। बेसिकली एंथोलॉजी हॉरर है, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह होगी कि इसका कनेक्शन सारी स्टोरीज का एक मेन स्टोरी के साथ होगी जो कि फादर से रिलेटेड है। अब यहाँ पर पहला आदमी अपना गिफ्ट देता है और पहली कहानी शुरू हो जाती है जिसका नाम है द रीक। तो इस एंथोलॉजी की पहली कहानी की शुरुआत के अंदर हम एक लेडी को देखते हैं जिसे कोई आवाज आ रही थी और वो आवाज उसे किसी चीज को मारने के लिए बोल रही थी। ये सब आवाजें असल में एक परफ्यूम की बोतल से आ रही होती हैं और वो उन आवाजों से तंग आकर अपने दोनों कानों को काट लेती है। और तभी हम उसकी बॉडी से एक स्पिरिट को निकलते हुए देखते हैं जो कि असल में डीमन था, यानी कि जो परफ्यूम था ना वो शापित होता है, यानी कि यही डीमन अब तक था जो कि किसी को मारने के लिए उसे बोल रहा था, लेकिन शायद से ऐसा हो नहीं पाया। खैर अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम दाही नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि उसी लेडी की नेबर है जिसने खुद को अभी खत्म किया। असल में दाही और वो लेडी एक दूसरे को नहीं जानते थे और दाही ने उस लेडी का कैबिनेट ऑक्शन में खरीद लिया था। खैर दाही एक नर्स बनना चाहती थी और उसने एग्जाम भी इस चीज का दिया हुआ था। अब इसके बाद में हम दाही और उसके बॉयफ्रेंड को देख पाते हैं जो कि दाही को छोड़ने के लिए उसके घर जा रहा था, लेकिन दाही उसे जल्दी से वहां से भेज देती है और फिर वो उस कैबिनेट को अपने घर के अंदर लेकर जाती है जो कि उसने परचेज किया और उसे उसके अंदर से वही परफ्यूम की बोतल मिलती है जो कि स्टार्टिंग में उस लेडी के पास भी थी। और तभी वो उस परफ्यूम को खुद के ऊपर स्प्रे कर लेती है जिस पर लिखा हुआ था ऑक्यूरेट चैक्स। माइट भी ये शायद से उसी डीमन का नाम होगा, लैटिन में हो सकता है। खैर अब फिर वो उस बोतल को वहीं पर रखकर चली जाती है और तभी हम उस डीमन को देखते हैं जो कि एक पर्पल कलर का सर्कल बनाता है और वहां पर उसका फेस भी बना हुआ था। खैर अगले दिन दाही जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार में बैठकर जाने वाली थी तभी उसे ईमेल आता है कि वो एग्जाम में फेल हो गई है और वो नर्स नहीं बन सकती। तभी वो डीमन दाही को पजेस कर लेता है और दाही को कार में से गंदी स्मेल आने लगती है, इसलिए वो पैदल ही काम पर जाती है। जहाँ पर उसकी कलीग्स उसका मजाक बना रही थी कि वो नर्स नहीं बन पाएगी, लेकिन जैसे ही दाही वहां जाती है उसे फिर से गंदी स्मेल आने लगती है और इसलिए वो वहां से बिना कुछ बोले ही अपनी नाक को कवर कर कर जाने लगती है। और अब वो अपने घर आ जाती है और अब उसे उस परफ्यूम के बिना सब में से गंदी स्मेल आ रही थी और ऐसे ही वो उस परफ्यूम की आदी हो जाती है और एक दिन परफ्यूम भी खत्म हो जाता है और वो जितना भी नहा ले उसके अंदर से स्मेल नहीं जा रही थी। और तभी वो एक बर्तन धोने वाले स्क्रबर से खुद को स्क्रैच करने लगती है जिसकी वजह से उसकी स्किन छिल गई थी। खैर अब काफी दिनों से दाही का कुछ अता पता नहीं था, जिसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने जाता है, लेकिन अंदर उसे सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है और अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए वो अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके अंदर जाता है और अंदर उसे फ्लोर पर ढेर सारा खून और एक मांस का टुकड़ा मिलता है। वो डरकर वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया था कि तभी वहां पर दाही आ जाती है जिसने अपनी नाक काट ली थी और ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहां से भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो डीमन दाही को बोलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसके ऊपर हंस रहा था और अब वो दाही को उसके बॉयफ्रेंड को मारने के लिए बोलता है और तभी दाही एक ग्लास के टुकड़े से उस पर हमला कर देती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड का ही सैक्रिफाइस कर दे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे बेहोश करके दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाता है और दाही ने उसे काफी ज्यादा घायल भी कर दिया था। अब तभी उसका बॉयफ्रेंड 911 पर कॉल करता है और इससे पहले कि वो लोकेशन बता पाता तभी दाही आकर उसको मार डालती है और वो डीमन उसे थैंक्स बोलता है क्योंकि अगर वो नहीं आता तो वो सैक्रिफाइस पूरा नहीं होता। अब तभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम पहले पर्सन के गिफ्ट को देखते हैं जो कि एक नाक थी और ये नाक किसी और की नहीं बल्कि दाही की ही होती है। आई बिलीव कि यहाँ पर जितने भी ये जो कल्ट के मेंबर्स थे, यानी कि ये कोई रिलीजियस ग्रुप नहीं था बल्कि एक सैटेनिक कल्ट होता है। वो खुद को रिलीजियस माना करते थे क्योंकि उनके लिए तो डेविल ही उनका भगवान था। एंड आई बिलीव कि ये जो कल्ट वाले मेंबर्स है ना, इन्होंने ही शायद से ये सारे के सारे खून वगैरह सैक्रिफाइस प्लान किए होंगे।
खैर अब यहाँ पर सी क्योंग बाहर चली जाती है क्योंकि हुआंग उसे बार बार उस रिलीजियस ग्रुप के लोगों से बात करने के लिए बोल रहा था, इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहा था, ताकि यहाँ की राज को वो अनकवर कर पाए। बेसिकली उसके हिसाब से ये सब होक्स होता है। लेकिन बात रही सी क्योंग के बारे में तो वो अभी यहाँ पर इतना श्योर नहीं थी। खैर अब इतने में ही उस ग्रुप का एक मेंबर वहां आकर सी क्योंग को अंदर ले जाता है और अंदर दूसरा पर्सन अपना गिफ्ट ऑफर करता है मदर को। और एक और बात कि यहाँ पर कोई क्या गिफ्ट दे रहा था ये चीज सी क्योंग नहीं देख सकती। खैर इस बार गिफ्ट के अंदर आंखें दी गई थी। जी हाँ, आंखें। और यहाँ शुरू हो जाती है दूसरी कहानी जिसका नाम है द बॉय हु कैन सी द गोस्ट। तो शुरुआत में हम एक ग्रुप को देख पाते हैं जिसके अंदर 3 लड़के और एक लड़की थी और इनका लीडर जिसे हम काय बुलाएंगे वो एक आदमी को बुली कर रहा होता है, टॉर्चर कर रहा होता है, क्योंकि उस आदमी ने ये कहा था कि वो भूतों को देख सकता था। और इस आदमी को जो कि भूतों को देख सकता है उसको हम गोस्ट मैन बुलाएंगे। खैर वो ये कहता है कि वो उन सभी को भी भूत दिखा सकता है, लेकिन उसके लिए उनको एक रिचुअल करना होगा और इसके लिए उसे कुछ सामान चाहिए जो कि उसके घर पर मौजूद है। इसलिए काई अपने 2 साथियों को गोस्ट मैन के साथ भेज देता है और खुद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहीं रुक जाता है। खैर अब गोस्ट मैन अपने घर से रिचुअल के लिए कुछ चीजें और एक जिनसेंग वाइन की बोतल ले लेता है गोस्ट को ऑफर करने के लिए, और फिर वो काई के पास जाता है और रिचुअल को शुरू कर देता है। फिर वो उन चारों को उस वाइन को पीने के लिए कहता है और काई की गर्लफ्रेंड जो होती है उसको छोड़कर बाकी तीनों वाइन पी लेते हैं। जिसके बाद उन तीनों को कुछ अजीब सा होने लगता है और काई की गर्लफ्रेंड तो इतनी डर गई थी कि वो वहां से भाग जाती है, लेकिन काय और उसके साथी बेहोश हो जाते हैं और गोस्ट मैन क्रीपी वे में हंसते हुए वहां से भाग जाता है। बेसिकली ये सारे के सारे लोग उसे बुली कर रहे थे, जिसके चलते उसने ऐसा किया। वो इन सभी को सबक सिखाना चाहता था। खैर अब जब काय और उसके साथियों को होश आता है तब वो गोस्ट मैन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इस बार वो सच में भूतों को देख पा रहे थे। और काय के एक साथी को एक शेमन का गोस्ट उसकी आंखें निकाल कर मार डालता है और एक साथी को एक लड़की का गोस्ट मार देता है जिसने खुद को फांसी लगाकर खत्म किया था। वो उसको भी सेम तरह से मार डालती है और उन दोनों को इस तरह से मरते देख काय डरकर भागने लगता है और वो उसी रिचुअल वाली जगह पर जाता है जहां पर वो उन तीनों की बॉडीज को देख पाता है। यानी कि उन तीनों की सोल्स कुछ समय के लिए उनकी बॉडी से बाहर आ चुकी थी और वो इसलिए गोस्ट को देख पा रहे थे। खैर तभी वहां पर गोस्ट मैन भी आ जाता है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और तभी वहां पर सभी गोस्ट आकर काय के सर को क्रश कर देते हैं और उसकी आंखों को बाहर निकाल लिया जाता है। यानी कि दूसरा गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि फादर के लिए काय की आंखें होती हैं। एंड समहाउ यहाँ पर जो ये सारे मेंबर्स थे यही ये चीज करवा रहे थे। खैर अब फिर से कहानी मेन टाइमलाइन के अंदर सी क्योंग को दिखाते हुए ही शुरू होती है, जो कि उस ग्रुप के एक मेंबर से पूछती है कि क्या गिफ्ट के तौर पर $10,000 ठीक रहेंगे जो कि उसे हुआंग ने दिए थे उसके बॉस ने। तब वो मेंबर सी क्योंग के नोट को चेक करता है जो कि उन सब के नोट से बहुत अलग था, जो कि काफी शॉकिंग भी था। खैर तभी वहां पर मदर आती है और वो तीसरे मेंबर को गिफ्ट ऑफर करने के लिए कहती है और तीसरा गिफ्ट एक जीप थी। जी हाँ, मीनवाइल मिस्टर हुआंग यानी कि सी क्योंग का बॉस बाहर से सब कुछ देख रहा था, लेकिन सिग्नल्स बीच बीच में कट भी रहे होते हैं। और यहाँ पर शुरुआत होती है तीसरी कहानी की जिसका नाम है exorcism.com, यानी कि ऑनलाइन एग्जॉर्सिज्म होने वाला था। एंड शुरुआत में हम पार्क और मिन नाम की 2 लड़कियों को देखते हैं जो कि उनकी क्लासमेट का एग्जॉर्सिज्म करने वाले थे और ये मानना था कि उस लड़की ने अपने पिता और बहन को खुद को खत्म करते देखा था और उसके बाद उस लड़की को एक डीमन ने पजेस कर लिया क्योंकि वो काफी वीक थी और अब वो उस डीमन को बाहर निकालना चाहते थे। खैर हम देखते हैं कि वो लड़की एक रूम में बंद है और मिन और पार्क उस पर कैमरा से ध्यान रख रहे थे, यानी कि उसे कैमरा के जरिए वो देख रहे होते हैं। और एक दिन ऐसे ही पार्क जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है और वो डीमन उस लड़की की बॉडी में से उसे चुप करने के लिए कह रहा होता है और ये बात पार्क मिन को बताती है और मिन कहती है कि वो तो घर जा रही है क्योंकि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और वो घर के लिए निकल जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद में पार्क देखती है कि रूम के अंदर वो लड़की मौजूद नहीं थी, लेकिन ये लड़की वापस से अपने रूम में आ जाती है और पार्क को दूर उठाकर फेंक देती है। उधर मिन पर भी वो डीमन हमला कर रहा था और मिन एक जगह पर छुप जाती है। एंड जब पार्क बाइबल के वर्सेस को खोलती है तो डीमन बाइबल को ही बंद कर देता है और तभी वो डीमन उस लड़की के रूम के बिस्तर के नीचे से निकलता है और वो पार्क को हवा में उठा देता है और उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है। लेकिन मिन जो होती है वो बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगती है, यानी कि वीडियो कॉल पर ही वो कर रही थी और दर्द में डीमन पार्क को छोड़ देता है। और फिर यहाँ पार्क और मिन दोनों बाइबल के वर्सेस को रीड करने लगते हैं और डीमन से वो उसका नाम पूछते हैं और वो अपना नाम बता भी देता है और वो उस डीमन को उसके शरीर से निकाल देते हैं। लेकिन तभी वहां पर उस लड़की की पजेस्ड हुई माँ आ जाती है और वो अपनी बेटी को एक सीजर से स्टैब करके मार डालती है और पार्क और मिन उस डीमन का नाम ना पता कर पाए, जिसके चलते उस लड़की की माँ अपनी जीभ को ही काट देती है और ये जीभ किसी और की नहीं बल्कि इसी लड़की की माँ की थी जिसने कि अपनी ही बेटी का सैक्रिफाइस दे दिया। यानी कि जो फादर के लिए तीसरा गिफ्ट आया था वो जुबान थी और वो जुबान इसी लड़की की थी। अब फिर से कहानी प्रेजेंट टाइम
टाइमलाइन में आ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग बार बार सी क्योंग को फोर्स कर रहा होता है उन सभी का इंटरव्यू लेने के लिए, और सी क्योंग तो वहां पर आना भी नहीं चाहती थी और मिस्टर हुआंग उसे जबरदस्ती वहां पर लेकर आया था। खैर तभी वहां पर मदर आ जाती है और वो चौथे पर्सन को अपना गिफ्ट ऑफर करने के लिए कहती है, और चौथा गिफ्ट काफी बड़ा था और चौथी कहानी का नाम होता है द फॉर्मर रेसिडेंस। ये कहानी है मेहून की, जो कि अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन उस घर के दरवाजे अपने आप बंद हो रहे थे, लेकिन उस घर में कोई और नहीं था, जो कि बहुत ही अजीब बात होती है। तभी कोई उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और बाहर एक लेडी थी जो कि कहती है कि मेहून घर में लगे हुए एम्यूलेट्स यानी कि तावीजों को ना निकाले, और वो बताती है कि वो वहीं पर रहती थी उससे पहले, और इसलिए तो इस कहानी का नाम फॉर्मर रेसिडेंस है। लेकिन जैसे ही मेहून दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता, लेकिन तभी बाहर एक लेडी चुपकर उसे देख रही थी। खैर अब रात को भी मेहून को घर से आवाजें आ रही होती हैं, इसलिए वो अपने नेबर के पास जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके नेबर्स के घर से आवाज आ रही होगी। लेकिन नेबर ये कहता है कि उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं रहता, तो आवाज आने का तो मतलब ही नहीं है। अब इसके बाद में मेहून वहां से चली जाती है और रास्ते में जाते हुए उसे एक ओल्ड लेडी मिलती है जो कि किसी तरह की चैंटिंग्स कर रही थी, और वो काफी देर तक मेहून के घर के दरवाजे के बाहर खड़ी होकर चैंटिंग करती रहती है। ये देखकर मेहून बहुत डर गई थी। खैर अगले दिन मेहून ये सारी बातें अपने कलीग्स को भी बताती है, और जब वो रात को घर वापस आ रही थी तब उसका नेबर उससे पूछता है कि क्या उसका घर ठीक है, और ये सुनकर मेहून को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर अब रात को भी मेहून के साथ में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी, और रात को उसे स्लीप पैरालिसिस भी हो जाता है और वो एक लेडी के गोस्ट को देखती है। खैर अगले दिन जब वो ये बात फिर से अपनी कलीग को बताती है तो वो मेहून को एक रिचुअल के बारे में बोलती है, और वो भी सेम वैसा ही करती है। अब मेहून रात को सोने से पहले हर एक रूम में जाती है और हर रूम के अंदर अपने वो क्लेम को शो कर रही थी कि ये मेरी जगह है। लाइक वो कुछ ऐसा कहती है कि मेरा नाम मेहून है और ये मेरा बाथरूम है, ये मेरा किचन है, बेडरूम है, और ऐसे ही वो एंड में अपने घर के दरवाजे के सामने जाती है और सेम चीज बोलती है और कहती है कि अगर कोई गोस्ट है तो वो आंसर करे। तभी वही लेडी जो कि वहां पर रहती थी इससे पहले वो दरवाजे को दस्तक देने लगती है और कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए मेहून तुम यहाँ पर ताबीज मत हटाना। यहाँ पर मेहून बहुत डर जाती है और दरवाजा खोल देती है, और ऐसा करने से उसकी कलीग ने उसे मना किया था। खैर अब वो लेडी अंदर आती है और सारा घर देखने लगती है और देखती है कि एम्यूलेट्स अपनी जगह पर हैं या फिर नहीं, और सभी एम्यूलेट्स गरीमत से अपनी जगह पर थे। खैर अब वो लेडी मेहून को बताती है कि उस घर में टॉर्सो मर्डर हुआ था, यानी कि किसी ने यहाँ पर किसी का सर काट कर उसे खत्म कर दिया। खैर जैसे ही ये बात वो लेडी मेहून को बताती है वैसे ही घर की लाइट फ्लिकर होने लग गई थी और वो लेडी वहां से बाहर भाग जाती है, और उसके पीछे मेहून भी बाहर गई थी और बाहर उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है, और मेहून बताती है कि एक लेडी उसके रूम में आई थी और उसने बोला कि वो उसके रूम में रहा करती थी, यानी कि इससे पहले। अब वो लेडी बताती है कि जो लेडी मेहून के रूम में आई थी वही तो भूत है, और वो मेहून को जल्दी से जाकर सभी ताबीजों को हटाने के लिए कहती है, जलाने के लिए बोलती है, और मेहून भी ऐसा ही करने लगती है। लेकिन उसने अब तक बहुत देर कर दी थी क्योंकि तावीज पूरे घर की दीवारों पर थे, और इन्हीं तावीजों की वजह से वो लेडी की स्पिरिट वहीं पर थी, यानी कि जो अभी उसके घर के अंदर आई थी, जो कि इससे पहले यहाँ पर आ करती। बेसिकली इन तावीजों से ही वो जुड़ी हुई थी, उसकी शक्ति उसी से थी। खैर अब यहाँ पर वो लेडी का गोस्ट आकर मेहून को मार डालता है और वो उसके सर को उसकी बॉडी से अलग कर डालता है। तभी हम प्रेजेंट टाइम के अंदर आ जाते हैं और चौथे गिफ्ट को देखते हैं, जो कि कुछ और नहीं बल्कि मेहून का टॉर्सो था, यानी कि नीचे वाला हिस्सा। खैर अब हुआंग जो होता है वो खुद अंदर आकर सब कुछ देखने लगता है क्योंकि उसको सी क्योंग की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और तभी एक ग्रुप की मेंबर उसे देख भी लेती है। वो सबको सारी बात बता देती है, और जितने में ग्रुप के मेंबर्स बाहर थे इतने में ही सी क्योंग 5वें मेंबर का गिफ्ट देखती है, जो कि खून से भरा हुआ एक कंटेनर था। और यहाँ पर अब 5वीं कहानी शुरू हो जाती है, और 5वीं कहानी का नाम था द स्ट्रिंग। तो 5वीं कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उठकर अपना फोन उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके गले में एक वायर होती है जो कि दूसरी वॉल से आ रही थी, यानी कि वॉल के दूसरी साइड से। अब दूसरी तरफ एक लड़की थी जो कि उसकी नेबर ही होती है, और वो भी सेम इसी तरह से बंधी हुई थी, यानी कि होल के जरिए वायर निकल रही थी जो कि एक वॉल के बीच में से थी, और दोनों साइड दोनों को बांधा गया था, बिल्कुल 100 मूवी की तरह। खैर लड़का वायर को खींचकर थोड़ा सा आगे जाकर अपना मोबाइल उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। अब उधर वो लड़की अपने डॉग को बुला रही थी, लेकिन उसका डॉग कहीं नहीं दिखाई देता। खैर तभी वहां पर उस रूम के अंदर रखा एक टाइमर शुरू हो जाता है जिस पर 3 मिनट का टाइमर था। खैर उस लड़के के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो ट्यूबलाइट को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो उसके जरिए, यानी कि उसके शार्प पीस के जरिए वो वायर को काट पाएगा। अब वो ट्यूबलाइट को तोड़ देता है, लेकिन वो देखता है कि उस लड़की का डॉग उसके बेड के नीचे था, जो कि धीरे धीरे अपना दम तोड़ देता है, और ये आवाज वो लड़की भी सुन लेती है। इसलिए वो लड़की वायर को खींचकर उस लड़के को मारने की कोशिश करती है। उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उस लड़के ने उस डॉग को मार दिया, जबकि ऐसा नहीं था। ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत करा गया था।
जिसके बाद में वो फिसल जाती है और इसका फायदा उठाकर ये लड़का वो वायर खींचने लगता है, जिस वजह से उस लड़की की गर्दन कट जाती है और उसमें से खून निकलने लगता है। और ये जो खून था ये उसी बोतल के अंदर भरकर 5वां गिफ्ट दिया गया था फादर को। खैर यहाँ पर 3 मिनट का टाइमर अभी भी चालू था, तो वो लड़का ट्यूबलाइट का पीस उठाकर वायर काटने लगता है और एंड में वो वायर काट भी लेता है। लेकिन तभी वो देखता है कि अब उसके हाथ में भी वायर्स होती हैं और आसपास हर तरफ तारे ही तारे थी, जिसका मतलब साफ था कि वो भी बचने नहीं वाला। खैर अब कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में यानी कि मेन टाइमलाइन के अंदर आ जाती है और हम देखते हैं कि मिस्टर हुआंग बाहर जाकर अपने साथी से दूसरा कैमरा लाने के लिए कहता है। रीजन ये था कि वहां पर उन लोगों से बचकर वो बाहर आ गया था और यहाँ पर जो उसका साथी आया था उसे उसने थोड़ी देर पहले ही कॉल करके बुलाया। तभी दूसरी तरफ मदर सी क्योंग को बुलाती है और सी क्योंग अपना गिफ्ट ऑफर करती है, लेकिन मदर कहती है कि ऑफर किया जाने वाला गिफ्ट डेस्परेट और सफर्ड होना चाहिए, लेकिन पैसों से फादर उसकी विश नहीं सुनेंगे। यानी कि पैसों से काम नहीं होने वाला था, यहाँ पर पैसे गिफ्ट के तौर पर नहीं चाहिए थे। अब इसलिए सभी ग्रुप मेंबर्स उसको पकड़ लेते हैं और मदर सी क्योंग के कान को काट देती है। फिर जब किसी तरह से मिस्टर हुआंग कैमरा लेकर सी क्योंग के पास आता है तो सी क्योंग फादर से हुआंग की मौत के लिए प्रे करने लगती है। जी हाँ, और बाकी मेंबर्स भी उन लोगों की ब्रूटल डेथ के लिए फादर से विश करते हैं जिनसे वो नफरत करते थे, यानी कि जिन्होंने उनके साथ बुरा किया। जहां पर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो मिस्टर हुआंग था वो तड़प तड़प कर मारा जाता है, क्योंकि सी क्योंग यहाँ पर कभी भी आना नहीं चाहती थी। एंड मेरे हिसाब से सी क्योंग का जो विश्वास था वो इस कल्ट की तरफ पूरी तरह से चला गया था, या फिर ये कहें कि उसके दिमाग को मैनिपुलेट कर दिया गया। खैर तभी हम देखते हैं कि जितनी भी चीजें यहाँ पर गिफ्ट के तौर पर फादर को ऑफर करी गई थी उनको कॉफिन के अंदर रखा गया था, जिसके बाद में यहाँ पर फादर अपना हाथ बाहर निकालते हैं और तभी सी क्योंग फादर का हाथ पकड़ लेती है, जैसा कि उसे नोट के जरिए मिला था, यानी कि उसने अपना आखिरी सैक्रिफाइस उनको दे दिया। और यहाँ पर ये फादर कोई और नहीं बल्कि एक बहुत ही खतरनाक डीमन या फिर डेविल खुद था। और बूम, इसी के साथ में बॉडी पार्ट्स यानी कि पीसेस मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी बॉडी पार्ट्स फिल्म की कहानी। अब यहाँ पर बॉडी पार्ट्स का मतलब यही था, स्मेल के लिए नोज, आई साइट के लिए आंखें, टेस्ट और वॉइस के लिए टंग, टच एंड फील के लिए टॉर्सो और सुनने के लिए कान, और इन सब को काम करने के लिए खून। तो ये सब थे बॉडी पार्ट्स और फादर यहाँ पर एक तरह का डीमन था। और जो मौतें हमने अभी तक देखी थी वो उन लोगों ने पहले से ही प्लान कर रखी थी, जो कि उनके ग्रुप के मेंबर्स थे। बेसिकली यहाँ पर उस डीमन को वो रिवाइव करना चाहते थे और इसलिए उनके पास वो बॉडी पार्ट्स भी थे। हर एक बॉडी पार्ट एक सैक्रिफाइस से जुड़ा हुआ था। लाइक पहली कहानी के अंदर दाही अपने ही बॉयफ्रेंड का सैक्रिफाइस देती है, दूसरी कहानी में काई और उसके 2 दोस्तों का सैक्रिफाइस हुआ था, यानी कि गोस्ट मैन के जो साथी थे जिनको वो बुली किया करते थे। तीसरी स्टोरी के अंदर पजेस हुई लड़की की माँ ने अपनी ही बेटी का सैक्रिफाइस कर दिया। चौथी कहानी के अंदर मेहुन ने खुद का सैक्रिफाइस किया था, क्योंकि वो खुद ही दरवाजा ओपन कर रही थी, जबकि उसको साफ मना करा गया था कि रिचुअल के वक्त दरवाजा मत खोलना। पांचवी स्टोरी के अंदर वो लड़का वायर खींचकर उस लड़की का सैक्रिफाइस कर देता है, जिसके जरिए खून मिला था। यानी कि किसी स्टोरी के अंदर मैनिपुलेट करके सैक्रिफाइस दिया गया और किसी स्टोरी में पजेस करके, लेकिन सैक्रिफाइस जरूर हुआ था। सी क्योंग ने हुआंग का सैक्रिफाइस दिया था और तभी फादर हुआंग के मरने के बाद में मूव कर पा रहा था, क्योंकि पहले वो खाली सुन सकता था। इसलिए सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में उस लेडी को कान काटते हुए देखा था। यानी कि स्टार्टिंग में ये डीमन जो था वो खाली हियरिंग वाली सेंसेस का इस्तेमाल कर सकता था, और जैसे ही सी क्योंग ने अपने कान ऑफर किए, फादर ने उसकी विश सुन ली और हुआंग को मार डाला। और सैक्रिफाइस पूरा होने के बाद में वो अपने सारे सेंसेस को इस्तेमाल करने लगा था, यानी कि ये सारे के सारे सैक्रिफाइसेस उसे जिंदा करने के लिए थे। और जितने भी बॉडी पार्ट्स थे उनको सैक्रिफाइस के रूप में लेकर ये डीमन अंत में जिंदा हो गया। एंड आई बिलीव कि अब ये कल्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। एंड सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पर जो डीमन परफ्यूम के अंदर था ना, शायद से ये वही डीमन हो सकता है जो कि अब अपनी फिजिकल फॉर्म में वापस आ चुका था। बाकी चीजें अलग अलग भी हो सकती हैं, शायद से उन्होंने किसी और डीमन को स्टार्टिंग में बुलाया होगा अलग अलग रिचुअल्स करने के लिए, ताकि अलग अलग बॉडी पार्ट्स उनको मेन डीमन के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पर ये जो डीमन है वो काफी खतरनाक है, ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बॉडी पार्ट्स एंथोलॉजी हॉरर पसंद आई होगी। मुझे तो ये काफी बेहतरीन, काफी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पर जो 5 कहानियां थी ना, उसके अंदर जो मेन स्टोरी लाइन है वो तो काफी भयानक है। साथ ही साथ उन 5 कहानियों में से 2-3 कहानियां भी काफी बढ़िया थी। 1-2 हो सकता है थोड़ी बहुत क्लीशे होंगी, लेकिन मूवी ओवरऑल काफी बढ़िया है। जो आजकल हॉरर मूवीज आ रही हैं उनसे तो काफी बेहतरीन थी ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोरियन एंथोलॉजी हॉरर फिल्म पसंद आई होगी। मेरी तो ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक है जो कि एंथोलॉजी होती हैं, क्योंकि मोस्टली एंथोलॉजी हॉरर मूवीज में क्या होता है कि वो आपस में कनेक्ट नहीं होती, तो यहाँ पर इतना देखने में मजा नहीं आता। लेकिन बॉडी पार्ट्स यानी कि पीसेस मूवी के अंदर मेन स्टोरी टाइमलाइन के अंदर 5 की 5 कहानियां आकर जुड़ जाती हैं, जो कि अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग और काफी भयानक मूवी है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।